देखो अमित, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। देखो, इतनी रात को भी मुखिया के घर की बत्ती जल रही है। इतनी रात तक चोर ही जागते हैं। अरे फिक्र मत करो, वो 1 महीने से अपनी ज़मीन बेचने की बात कर रहा है। ऐसे हम कह देंगे कि हमने ये ज़मीन खरीद ली है और अब ये हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमने इनकी ज़मीन छीन ली। राहुल भाई, इंस्पेक्टर अरुण मुखिया जी के घर की तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप किसी के घर के अंदर ऐसे ही नहीं घुस सकते। और भूलो मत, मैं इस गांव का मुखिया हूं और मेरा भाई बगल के गांव का विधायक है। मेरे एक आदेश पर मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा सकता हूं। बंसतपुर गांव में अचानक लोगों की जमीन को लेकर आपस में बहस होने लगी। सभी कहने लगे कि मुखिया उनकी जमीन हड़प रहा है, लेकिन इसका किसी के पास सबूत नहीं था। उसी गांव में 2 दोस्त राहुल और अमित रहते थे। राहुल को इस बात पर शक था कि इन सबके पीछे मुखिया ही है। यार अमित, तुमने देखा पिछले कुछ दिनों से गांव में कैसे कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। मुखिया जी कितनी ज़मीनें खरीद रहे हैं और लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई बड़ा खुफिया अधिकारी हो। इतना सोचो मत, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमेशा से था। नहीं यार, इस बार कुछ अलग है। मुझे लगता है कि मुखिया जी इन सब के पीछे हैं। हर रोज़ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। कल देखा कैसे हरिया रो रो कर कह रहा था कि उसकी ज़मीन है, लेकिन किसी ने नहीं सुना क्योंकि ज़मीन के कागजात में उसका नाम ही नहीं था। यार तुम चिंता मत करो, शायद ये सब सिर्फ तुम्हारे मन का वहम हो। चलो थोड़ा जंगल में घूम के आते हैं, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। चलो, सही ही बोल रहे हो, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। यह कहकर दोनों जंगल की तरफ घूमने निकल पड़े। अब बोलो, कैसा लग रहा है? फालतू में तुम टेंशन ले रहे थे। हाँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन यार अमित, हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है भाई, तो बताओ क्या करना है? हम लोग आज रात मुखिया जी के घर पर नज़र रखेंगे। शायद हमें कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे सबकी परेशानी दूर हो जाए। तू पागल हो गया है? अगर किसी को पता चल गया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हम पर चोरी का इल्ज़ाम भी लग सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। हमें बस थोड़ा सावधान रहना है, समझे? फिर राहुल और अमित बात करते करते जंगल से निकल जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। मधु, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। जी 1 मिनट, अभी लगा रही हूँ। फिर राहुल और मधु खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को राहुल की नींद खुलती है। यही सही वक्त है, अमित को बुला लेता हूँ, फिर दोनों मुखिया जी के घर पर नज़र रखेंगे। और मधु भी सो रही है तो ये कुछ पूछेगी भी नहीं। यह सोचकर राहुल अपने घर से निकलकर अमित के घर की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक उसने देखा कि सामने से एक आदमी गुजर रहा है। अरे, लगता है सामने से कोई आ रहा है। राहुल एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। फिर उस आदमी के चले जाने के बाद वह अमित के घर की तरफ निकल जाता है। कुछ देर में वह अमित के घर पहुंच जाता है और अमित को बाहर बुला लेता है। अरे यार राहुल, इतनी रात को जगा दिया। तुम्हें भी अलग भूत सवार हो गया है। कुछ नहीं मिलेगा, हम लोगों की नींद भी खराब हो जाएगी। वो तो जाकर ही पता चलेगा। चलो अब, तुम्हें नहीं पता मुझे यहाँ तक आने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। राहुल और अमित मुखिया के घर की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही वो उसके घर के पास पहुँचते हैं, तब वे देखते हैं कि मुखिया के घर की बत्ती अभी तक जल रही है। देखो अमित, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। देखो, इतनी रात को भी मुखिया के घर की बत्ती जल रही है। इतनी रात तक चोर ही जागते हैं। लेकिन राहुल, अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हम दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। फिर हमें ज़िंदगी भर जेल में रहना होगा। राहुल, अब भी वक्त है, हमें वापस चल जाना चाहिए। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मेरे कितने बड़े बड़े सपने हैं
अगर मैं जेल चला गया तो क्या होगा? अरे यार अमित, बंद करो अपना नाटक। हमें कुछ नहीं होगा। हम अगर इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेंगे तो गांव वाले हमारी तारीफ करेंगे और हमें इनाम भी देंगे। हमेशा तुम ही कहते हो ना, हमें डरना नहीं चाहिए। तो चलो हिम्मत दिखाओ, ये हमारे गांव और लोगों की भलाई का सवाल है। चलो अंदर झांकते हैं, शायद हमारे हाथ कुछ लग जाए। जब राहुल और अमित ने अंदर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि मुखिया और उसके साथी गांव की जमीनों के कागजातों में हेरफेर कर रहे थे। अगर हम इन जमीनों की बिक्री को जल्दी से अंजाम दे दें तो हमें कोई नहीं रोक सकता और किसी को कुछ भनक भी नहीं लगेगी। मगर मुखिया जी, रवि की ज़मीन तो गांव के नज़दीक ही है। इसके बारे में लोगों को शक हो सकता है। हमने अब तक गांव के बाहर वाली ज़मीन ही कब्जे में की है, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। तो हमने ज़मीन के कागजात दिखाकर उन्हें मना लिया कि ये हमारी ज़मीन है। लेकिन रवि की ज़मीन के बारे में तो लगभग सबको पता है। अगर हम ज़मीन के कागजात भी दिखा दें तो वो नहीं मानेंगे। अरे फिक्र मत करो, वो 1 महीने से अपनी ज़मीन बेचने की बात कर रहा है। ऐसे हम कह देंगे कि हमने ये ज़मीन खरीद ली है और अब ये हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमने इनकी ज़मीन छीन ली। वाह मुखिया जी वाह, क्या दिमाग पाया है। लेकिन मुखिया जी, अगर ये बात बाहर चली गई तो हमें समस्या हो सकती है। चिंता मत करो, हम सब कुछ सावधानी से करेंगे। सबूत छुपाने के लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। जब तक हम काम पूरा नहीं कर लेते, किसी को भी इस घर में आने नहीं देना, नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी। मुझे लगता है कि कलवा की ज़मीन का नाम भी इसी ने हटाया है, तभी तो कलवा कह रहा था कि ज़मीन उसके नाम पर है। अब हम क्या करें? हमने जो देखा है उसके बारे में हमें गांव वालों को बताना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मामला है। हाँ, ये सही रहेगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से सुरक्षित निकलना होगा। राहुल और अमित चुपचाप मुखिया और उसके साथी की नजर से बचते हुए वहां से चले जाते हैं और अपने अपने घरों की ओर वापस लौट जाते हैं। सुबह होते ही राहुल और अमित अपने कुछ करीबी गांव वालों को सारी बात बताने के लिए इकट्ठा करते हैं। भाइयों, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि हमारे गांव में हमारी ज़मीन हमसे छीनी जा रही है, तो मैंने और अमित ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। हमने देखा कि जितने भी लोगों ने कहा कि उनकी ज़मीन उनसे छिन गई, तो उसने मुखिया जी का ही नाम बताया। तो इसी वजह से हमें शक हुआ कि हो सकता है कि इसमें मुखिया जी का हाथ हो। हाँ राहुल भाई, तुम सही कह रहे हो। जितने भी लोगों ने कहा कि उनकी जमीन छिन गई, उन्होंने मुखिया जी का ही नाम लिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने सोचा कि मुखिया जी गांव के सबसे अमीर आदमी हैं, उनसे वो अच्छी रकम वसूल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसी वजह से हम इसका पता लगाने के लिए मैं और अमित रात को मुखिया जी के घर पर नज़र रख रहे थे। हमने देखा कि मुखिया और उसका साथी गांव की ज़मीन के कागजातों में हेर फेर कर रहा है। ये सब रात के अंधेरे में हो रहा था। ये तो बहुत गंभीर बात है। तुम समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। तभी वहाँ हरिया भी आ जाता है। देखा, मैं कह रहा था कि वो मेरी जमीन है, मगर कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि मुखिया जी ने जमीन के कागज दिखा दिए थे और कहा कि मेरे कागज फर्जी हैं। देखिए, मैंने और अमित ने अपनी आंखों से देखा है मुखिया को जमीन के कागजों में हेर फेर करते हुए। इतनी गवाही ही हमारे लिए काफी होगी। कम से कम इससे कार्रवाई तो शुरू हो जाएगी ना। और एक बार कार्रवाई शुरू हो गई तो पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिल ही जाएगा। हाँ, मैं भी गवाही दूंगा। ठीक है, हम सब मिलकर पुलिस के पास चलेंगे और इस बात की शिकायत करेंगे। गांव वाले और राहुल अमित के साथ मिलकर इंस्पेक्टर अरुण के पास जाते हैं और पूरी कहानी सुनाते हैं। ये मामला तो बहुत गंभीर है, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। आप दोनों ने जो जानकारी दी है, हम उसकी जांच करेंगे और मुखिया के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। हम चाहते हैं कि गांव के लोगों की जमीनों के अधिकार सुरक्षित रहें और कोई भी गलत व्यवहार उनके साथ ना हो। आपकी बात सही है, मैं तुरंत टीम को भेजता हूं और मामले की छानबीन करवाता हूं। लेकिन आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि मुखिया को इसके बारे में कुछ पता ना चले। ठीक है इंस्पेक्टर साहब।
इंस्पेक्टर अरुण और उनकी टीम कार्रवाई शुरू कर देते हैं। राहुल, तुम्हें क्या लगता है मुखिया जी के खिलाफ वो सबूत इकट्ठा कर पाएंगे? सबूत इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है अमित, इसमें वक्त लगता है। मगर सबूत इकट्ठा करने की ज़रूरत ही क्या है? हमने तो बता ही दिया था कि मुखिया जी के सारे फर्जी कागजात उनके घर में रखे हैं। अरे अमित, मुखिया कोई आम आदमी नहीं है जो उसके घर में कोई भी जाकर छानबीन करने लगे। उसके लिए उन्हें सर्च वारंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओह, ऐसी बात है, इसलिए उन्हें इतना वक्त लग रहा है। तभी हरिया वहां दौड़ता हुआ आता है। राहुल भाई, इंस्पेक्टर अरुण मुखिया जी के घर की तरफ जा रहे हैं। अमित, लगता है तुम्हारा इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। इंस्पेक्टर अरुण मुखिया के घर पहुंचते हैं। मुखिया जी, आपके खिलाफ गांव वालों ने कंप्लेन की है कि आपने उनके साथ धोखा किया है और उनकी ज़मीन हड़प ली है। अरे, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। गांव वाले मेरे खिलाफ क्यों कंप्लेन करेंगे? यहाँ तो सभी जानते हैं कि मैं कितना शरीफ और इज़्ज़तदार आदमी हूँ, और मैं भला ऐसा काम क्यों करूँगा? मेरे पास किसी चीज़ की कमी है क्या? वही तो मुखिया जी, आपके पास किसी चीज़ की कमी है जो आप ऐसी हरकतें करेंगे। मगर क्या करूं, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। मैं एक बार आपके घर की छानबीन कर लूं, फिर मेरी ड्यूटी भी पूरी हो जाएगी और इन गांव वालों का शक भी दूर हो जाएगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप किसी के घर के अंदर ऐसे ही नहीं घुस सकते। और भूलो मत, मैं इस गांव का मुखिया हूं और मेरा भाई बगल के गांव का विधायक है। मेरे एक आदेश पर मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा सकता हूं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? भूलिए मत, इससे आप पर शक और बढ़ता ही जाएगा। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मैं इस गांव का मुखिया हूँ, तो आप ऐसे ही बिना किसी ठोस सबूत के अंदर नहीं जा सकते। मैं बिना किसी ठोस सबूत के आया भी नहीं हूँ। मेरे पास आपके खिलाफ पुख्ता सबूत है और सर्च वारंट भी है। इंस्पेक्टर अरुण मुखिया के घर की तलाशी लेते हैं। कुछ समय बाद मुखिया जी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारे गांव को एक बड़े खतरे से बचाया है। अरे, आप लोगों को तो राहुल और अमित का धन्यवाद करना चाहिए। अगर ये दोनों ना होते तो इस केस के बारे में हमें पता भी नहीं चलता और आप लोग ऐसे ही परेशान रहते। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, तुम दोनों ने हमारे गांव को बर्बाद होने से बचाया। आपका बहुत शुक्रिया राहुल भाई, आपकी वजह से मेरी जमीन मुझे वापस मिल गई। अरे कोई बात नहीं, हम सब एक ही गांव में रहते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सभी खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। गांव में शांति और खुशहाली लौट आती है और राहुल और अमित को उनके साहसिक कार्य के लिए सराहा जाता है। सूर्यनगर गांव में एक गरीब और ईमानदार किसान भोला रहता था। भोला अपनी पत्नी लक्ष्मी और 2 छोटे बच्चों के साथ खुशी से जीवन बिताता था, लेकिन उसके दिन काफी मेहनत से भरे होते थे। भोला सुबह सुबह उठकर अपने छोटे से खेत में काम करने चला जाता था। रोज की तरह आज भी मेरा खेत का काम जल्द ही खत्म हो गया। अभी तो आधा दिन बचा है, मैं अब दिन भर क्या करूँगा? ऐसे ही खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। भोला के पास थोड़ा सा ही खेत था, इसलिए उसके खेत का काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। अब भोला सोच रहा था कि बचे हुए दिन में क्या किया जाए। यदि मैं खाली बैठा रहा तो मैं आलसी बन जाऊंगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा, मैं कुछ छोटा सा काम देख लेता हूँ। काम पर जाऊंगा तो थोड़े बहुत पैसे भी मिलेंगे और मेरा वक्त भी कट जाएगा। मैं अभी सेठ जी के यहाँ जाता हूँ और कुछ काम मांगता हूँ। भोला सेठ जी के पास जाता है और उनसे काम की निवेदन करता है। सेठ जी, मेरे खेत का काम जल्दी खत्म हो जाता है,
क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं कुछ और काम करके अपना समय और पैसे दोनों बचाना चाहता हूँ। भोला, अच्छी बात है कि तुम्हारे खाली समय में कुछ और काम करना चाहते हो। इंसान को कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। तुम मेरे घर पर साफ सफाई का काम कर सकते हो। रोज सुबह तुम अपने खेत का काम खत्म करके मेरे घर आ जाना। ठीक है सेठ जी, आपका शुक्रिया। दूसरे दिन से भोला अपने खेत का काम खत्म करके सेठ जी के घर साफ सफाई करने लगता है। भोला अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करता था, जिससे सेठ जी बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन सेठ जी भोला को बुलाते हैं। भोला, तुम्हारा काम देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुमने मेरे घर को चमका दिया है। क्या तुम कुछ और काम कर सकते हो? हाँ सेठ जी, आप बताइए क्या करना है। आज तुम स्टोर रूम की सफाई कर दो। वहाँ बहुत सारी पुरानी चीज़ें इकट्ठी हो गई है। ठीक है सेठ जी, मैं तुरंत काम शुरू करता हूँ। भोला स्टोर रूम की सफाई करते हुए एक पुराना मटका देखता है। अरे ये क्या है? ये तो कोई पुराना मटका लग रहा है। देखता हूँ इसमें क्या है। भोला मटका खोलता है तो वह चकित हो जाता है। उसमें सोने चांदी के आभूषण और हीरे जवाहरात थे। अरे बाप रे, ये तो खजाना है। इसमें तो इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और हीरे मोती हैं। इतना धन अगर किसी को मिल जाए तो उसे पूरी जिंदगी में कुछ काम धंधा करने की जरूरत नहीं। पर मुझे लगता है कि इस धन पर सेठ जी का ही हक है। ये उनके घर में मिला है, मतलब उनकी ही संपत्ति है। मैं इस मटके के बारे में सेठ जी को बता देता हूँ। फिर भोला सेठ जी के पास जाता है और मटके के बारे में बताता है। सेठ जी तुरंत स्टोर रूम में आते हैं और मटका देखते हैं तो वे भी चकित हो जाते हैं। अरे भोला, ये तो मेरी दादी का मटका है। मेरी दादी ने अपने सारे आभूषण और सोने चांदी सब इस मटके में भरकर छुपा दिया था। मैंने कितनी बार इस मटके को खोजने की कोशिश की, पर मुझे ये मिला ही नहीं। तुम तो महान हो भोला। इतना सारा धन देखकर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आई। वाह भोला वाह। सेठ जी, ये आपकी संपत्ति है। यदि मैं इसे ले जाता तो ये आपके साथ धोखा होता, और मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। वैसे भी आप गांव की और लोगों की कितनी सेवा करते हैं। इस धन के असली हकदार तो आप ही हैं। भोला, तुम्हारे जैसे सच्चे और निष्ठा वाले ईमानदार लोग इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हें मेरी ओर से कुछ तो लेना ही होगा। आज से एक खेत मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। तुमने मुझे खजाना दिलवाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक खेत दे रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रहा हूँ। आपका शुक्रिया सेठ जी, आपने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया। सीख, ईमानदारी हमेशा प्रशंसित होती है। भोला ने अपनी ईमानदारी से दिखाया कि सच्चाई और निष्ठा से जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि मिलती है। जब हम ईमानदार और सच्चे रहते हैं तो सम्मान और पुरस्कार हमेशा हमारे कदमों में होती है।